हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी को। और बायोलॉजी में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। 251 से लेकर के 300 क्वेश्चन तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो लोग अपने 15 मिनट का सदुपयोग कर रहे हैं, जान लीजिए वो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे 1000 बार समझा चुका हूँ कि प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन करो यार। प्रैक्टिस सेट देखो मस्ट है यार। आप पता है बहुत कुछ पढ़ के क्या करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में सही कर ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, आपको आना चाहिए, आपको 100% आना चाहिए। जब तक आप 100% सही नहीं कर ले जाते तब तक मत मानो कि आप पढ़ने में परफेक्ट हो। ठीक है, अगर आप मुझे मानते हो मेरी बात तो अच्छे से पढ़ते चलो। और जिन लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए, हमारे क्लास नोट्स चाहिए, वो विजिट करें हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है www.study91.org। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चल पाए कि एक दिन में कितने वीडियोज हम लोग अपलोड करते हैं। और एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आता है दोस्तों तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा 50 क्वेश्चन आपके सामने, आज मजा ले लेना यार। 251 क्वेश्चन दे रहा है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ये आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है, नहीं पढ़े थे ना। पढ़ोगे कैसे, जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा। और पता है प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल ही जाते हैं यार जो पहली बार आते हैं हमारे सामने। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटीन। अब कहोगे सर क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, यही नहीं समझ में आ रहा है। यार पता है बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चावल का आटा ले लो और भी किसी चीज का, हर चीज को तुम घोल करके रोटी नहीं बना सकते। हर चीज को घोल करके रोटी नहीं बना सकते। हाँ, गेहूं में रोटी बनाने का गुण होता है, उस गुण को प्रभावित करने वाला तत्व होता है ग्लूटीन। ठीक है, इसकी वजह से वो पूरा मिक्स हो जाता है, अच्छे से मथा जाता है और उसकी लोई बन जाती है, आराम से टूटती नहीं है। इसके जगह देखो और किसी चीज़ की आप रोटी बनाने की कोशिश करो, देखो टूट जाएगी, बनेगा ही नहीं। आप कभी बेसन वगैरह का बना के देखो, दिक्कत होगा बाद में आपको। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें? कौन सा ऐसा चीज में दिया है जिसमें दोनों है? तो मूंगफली में दोस्तों देखो प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी होता है, फैट। मूंगफली का तेल होता है ना, देखो जहां जहां से भी तेल बनता है वो सब में फैट होगा। सोयाबीन का भी तेल आता है, ये भी फैटी आइटम है। नारियल भी तेल होता है, ये भी फैटी है। सूरजमुखी में भी तेल होता है, ये भी फैटी है। मूंगफली में तेल होता है, वो भी फैटी है। बादाम में तेल होता है, काजू में तेल होता है, सब फैटी है। लेकिन प्रोटीन इनमें सभी में नहीं है, प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा, अब प्रोटीन है भी सोयाबीन में जैसे प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन मूंगफली में इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि पूछा है कि दोनों की प्रचुरता किस में ज़्यादा है, तो मूंगफली में। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो साइंस ने इसे इसको कहा है कि 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा उसको जो है ज़रूरत पड़ती है अगर कठोर परिश्रम कर रहा है। देखो कठोर शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? अगर जो बहुत ज़्यादा कसरत करता है, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं, तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से त्वरित ऊर्जा मिलता है। और जब त्वरित ऊर्जा मिलेगा तो इससे काम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन बना के रखना है तो वह है दोस्तों फास्फोरस। सबसे बड़ा काम करता है फास्फोरस। ठीक है, माचिस की डिब्बी वाला फास्फोरस वही, ठीक है, आग लगा दे। तो अम्लीय और क्षारीयता को दोनों को बैलेंस करके रखता है। निम्न में से किस फल में लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ऐसे बता दूं, देखो जो भी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें लोहा बहुत ज्यादा होता है। जैसे आयरन कहाँ ज्यादा होता है, तो आप देखिए पालक वगैरह होता है, पालक चौराई साग होता है ना, उसमें लोहा बहुत ज्यादा होता है। बट वहां तो यहाँ तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो यहाँ पर करौदा दिया हुआ दोस्तों। करौदा में बहुत जामुन में भी होता है, आयरन जामुन में भी होता है, अमरूद में भी होता है, लोकार्ड तो मुझे नहीं पता। करौदा में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, करौदा। आगे देखिए, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? अभी बताया हूं आपको पीछे, आयरन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आयरन की ज्यादा मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो पालक। इसमें से कौन है? पालक लोहे का अच्छा स्रोत माना जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो हरी और पत्तेदार सब्जियां कह सकते हो। हरी और साथ साथ एक शब्द लगाइए पत्तेदार। हरी में सब हरी नहीं, भिंडी में नहीं खोजिएगा। ठीक है, तो और वैसे भी भिंडी सब्जी नहीं होती, भिंडी फल होता है, ये भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध मीठा लगने लगता है लैक्टोज की उपस्थिति की वजह से। ठीक है, लैक्टोज। आगे, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस, उसी लैक्टोज से बन गया लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध खराब हो जाता है। और दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरियम करता है।
ठीक है, लैक्टोबैक्टीरियम करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। दूध में दही का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, बताई दिया आपको। गाय के दूध के हल्के पीले रंग के होने का कारण क्या है, या किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन। देखिए हल्का पीला रंग किससे होता है? कैरोटीन की वजह से होता है, और केसीन की वजह से सफेद रंग। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में ये एंजाइम लुप्त हो जाते हैं, मतलब ठीक ढंग से दूध पच नहीं पाएगा? तो 8 वर्ष के बाद दोस्तों इस तरह के एंजाइम का स्राव बंद हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए दूध पीने से सब लोग बचने लगते हैं, ठीक है, पचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो रेनिन यहां पर दे दिया, बस यही उत्तर हो जाएगा आपका। लेनिन और लैक्टेज दो होते हैं, रेनिन याद रखिए। कैसीन दुग्ध होता है, कैसीन दुग्ध होता है, कैसीन ये आपको बताना है। तो याद रखिए कैसीन क्या होता है? दुग्ध में होने वाला एक प्रोटीन है, उसका नाम है कैसीन। दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण होता है? धवल रंग पूछ रहा है आपसे, तो कैसीन की। धवल मतलब सफेद रंग, अब पीला रंग जो होता है वो अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कैसीन होता है, कैसीन एक तरह का प्रोटीन भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसीन दूध में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऐसे तो बता दें, ऊतकों में वृद्धि करता है, ठीक है, टिश्यूज में पनीर सबसे बढ़िया। लेकिन वैसे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रहा है, फिलहाल तो उसको देखते चलिए। टिश्यू टिश्यू को निर्माण करने में प्रोटीन का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसी वजह से दोस्तों जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, किसी को चोट वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो डॉक्टर कहता है भाई इनको दाल का पानी दो, क्योंकि दाल के पानी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस वजह से प्रोटीन बहुत ज़रूरी है ऊतकों के निर्माण के लिए। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? स्लो ग्रोथ होता है। तो प्रोटीन अगर उसको सही ढंग से नहीं मिल पाएगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में, तो पपीता में होता है विटामिन सी, ठीक है। कच्चे में बता रहा है, कच्चे में, पके में जाओगे तो उसमें विटामिन ए भी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत वो भी पूछ रहा प्राकृतिक। देखो आम वगैरह प्राकृतिक मत करना, दूध जो होता है प्राकृतिक स्रोत होता है विटामिन ए का। सॉरी ए कौन सा नहीं है, दूध कहाँ से आ जाएगा? सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है पपीता में, आम में, गाजर में। और ये सभी ऑप्शन अगर आ जाए तो आम टिक करिएगा, जितना ज़्यादा मीठा उतना ज़्यादा है, लेकिन दूध में नहीं होता है, ठीक है, वो स्किप करके दिमाग से। आगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन ना, वैसे पाचन की क्रिया तो हमारे मुख से शुरू हो जाती है, बट सबसे ज़्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? जो बड़ी आंत कभी मत करिएगा, छोटी आंत में। बड़ी आंत में कुछ लवण वगैरह, कुछ स्पेशल विटामिन और कुछ चीज़ें जो बची खुची रह जाती हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है, वो अवशोषित करता है, ये काम होता है बड़ी आंत में। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ होती है? तो ये त्वचा में उपस्थित रहती है, और जब सूर्य का प्रकाश मिलता है यानी विटामिन डी मिलता है तो वहाँ पर निर्माण होता है उसका। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी? कितना प्रोटीन अच्छा एक महिला को लेना चाहिए? तो 45 ग्राम, महिला की बात कर रहा हूँ, 45 ग्राम, ठीक है। याद रखिए, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अगर माँ दूध पिला, भाई उसी से बच्चे को भी जाएगा तो उसको ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। नॉर्मल 45 होता है, बट ऐसे में जाकर के 70-75 तक लेना पड़ेगा उसको ग्राम, ठीक है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार में टाइलिन होता है, ठीक है, मुख में होता है, खाने को पचाने में सहायता करता है, लेकिन स्पेशली किसको? तो स्टार्च को। लार स्टार्च को पचाने में सहयोग करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन सा विटामिन विटामिन होने के साथ साथ हार्मोन की श्रेणी में भी रखा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है, ठीक है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी बताइए जल्दी से। तो याद रखिए कैल्सीफेराल, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल, ठीक है। आगे है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन को पचाता है? तो ट्रिप्सिन है, मैं आपको पीछे बता दिया था ट्रिप्सिन, अरे वही वाला है जो अमीनो एसिड में चेंज करता है, ठीक है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी, चलिए बताइए अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो दोस्तों अलसी जो होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और कहाँ पे होता है? तो फिश लीवर ऑयल होता है जो दोस्तों, उसमें भी होता है ओमेगा 3, एक लेवल होता है फैटी एसिड का, ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी की माना जाता है इसको। आगे है, भैंस के दूध में औसत वसा यानी फैट की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में तो 7.2%, ठीक है, कितना होता है? 7.2%, ध्यान रखिएगा, ये सब नए प्रश्न आपके लिए। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं। दोस्तों दूध में बहुत कुछ होता है, मतलब शरीर के लिए यानी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ दूध होता है, ठीक है।
और इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है और क्या क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी होते हैं, इसीलिए तो हड्डी वगैरह कमजोर होती है तो डॉक्टर कहते हैं भाई दूध पियो, ठीक है। दूध पियो ताकि कैल्शियम मिले आपको, पोटेशियम मिले और हड्डी क्या हो सके, मजबूत और हो सके, जल्दी जुड़ सके। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा यानी जो फैट है हमारे शरीर में, वो निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है, तो याद रखिए शरीर की ऊष्मा का क्षय, ठीक है। किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, तो ऊष्मा के क्षय जो शरीर का होता है, ठीक है, इसके विरुद्ध वो काम करता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो 80% उठा के देखोगे दोस्तों तो प्रोटीन ही मिलेगा। जितने भी जीवित पदार्थ हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की ही मिलेगी। और अलग है, अगर आपका दिमाग जा रहा है सर आपने तो पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जल होता है, तो शरीर का भार जल की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ था। प्लाज्मा में जल होता है 90%, शरीर में 65-70%, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मछली में दोस्तों बहु असंतृप्त वसा होती है, और जबकि उसमें संतृप्त होता है, तो संतृप्त वाला में बड़ा खतरनाक होता है, इसमें बहु असंतृप्त फैटी एसिड होता है, तो ये सही है। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या करना चाहिए, अग्न्याशय में, ठीक है, अग्न्याशय में अगर खराबी हो तो क्या करना चाहिए, पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकॉन नहीं बनेंगे। जाहिर सी बात है भाई, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है, ये बंद हो जाएगा, तो ये वाला तो सही है। रक्त निर्माण नहीं, ये सब नहीं, तो बी वाला ही यहाँ पर राइट होगा। बीटा कोशिकाएं करती है ना अग्न्याशय की। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, जो अग्न्याशय से पाचक रस को उत्पन्न करता है। हार्मोन का काम ही क्या होता है, उत्तेजित कर देना, ठीक है, ताकि ये काम पूरा हो जाए। तो याद रखिए वहाँ पर सिक्रिटीन होता है, क्या होता है, सीक्रिटीन। ये भी आपके लिए नया प्रश्न है, सीक्रिटीन याद रखिएगा। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्रावण हार्मोन एक क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन भाई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में बड़ा सहायता करता है। तो अगर इंसुलिन नहीं तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ नहीं पाएगा, इसी वजह से कहा जाता है कि भाई जो शुगर पेशेंट है वो चावल वगैरह और आलू वगैरह कम खाएं, कि उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या है ये आपको बताना है। आप तो पेप्टाइड माना जाता है उसको, किसमें शामिल किया जाता है, पेप्टाइड में। देखो ये सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप पढ़ोगे, रेगुलर ज्वाइन रखोगे, एक बार देखने में नहीं समझ में आ रहा, कम से कम 2-3 बार देखो, ठीक है। आपके भले के लिए कह रहा हूँ यार, आप लोग तो समझते हैं जैसे लगता है हमारा भला हो रहा है। हाँ, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न में से किस हार्मोन को मोचन करता है, किसको प्रेरित करता है। जब प्यार आता है, लाड प्यार आता है, तो उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। फिलहाल लाड प्यार को नहीं, मतलब जब माँ दूध पिलाती है तो ये हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन वहाँ पर होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ कहाँ से दे दिया यार, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं होता है, हार्मोन में आता है, ठीक है। बाकी कैरोटीन, कैरोटीन, फाइब्रोनोजिन और कोलेजन ये सब प्रोटीन में आते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन में हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो वही आपका हो जाएगा अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन तो होता ही है, ये हार्मोन होता है। और इसके अलावा दोस्तों कौन सा दे रहा है, तो अच्छा ये ऑक्सीटोसिन का स्रावण करता कौन है, तो पीयूष ग्रंथि करता है, ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि। अब पता है गाय भैंस जो दूध देती है ना, अगर वो दूध कम देती हैं तो उनको ऑक्सीटोसिन की सुई चढ़ा देते हैं कि वो और ज़्यादा दूध दें, ठीक है। ये होता है मेरे भाई। गाय, देखो आ भी गया क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन की कौन सी सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, ताकि उनके थन में ज़्यादा दूध आए, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन क्या है, अगर आपसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो क्या बताएंगे, थायरॉक्सिन ये भी एक हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन भी क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, ठीक है, जिसमें आयोडीन, भाई थायरॉक्सिन, अरे थायराइड वगैरह होता है, थायराइड की प्रॉब्लम यही से होती है, उसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, ये क्या है, तो याद रखिए एक तरह का एमिनो एसिड होता है। ये क्या होता है, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड। जबकि शुगर वाले में पेप्टाइड होता है, इंसुलिन क्या होता है, पेप्टाइड में आता है, ठीक है, याद रखिएगा सब। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, TSH बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, TSH। जरा इसको बताइएगा, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है, तो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है, क्यों, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा पढ़ते पढ़ते। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रेनलिन को बोलते हैं दोस्तों, लड़ो और उड़ो, ठीक है, गुस्सा प्यार सब इससे आता है, बहुत खतरनाक होता है। किस हार्मोन में के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, एड्रेनलिन जब आता है, ठीक है, सिर्फ डर भी लगेगा, उत्तेजना भी आएगी, भय भी लगेगा, सब होने लगता है, ठीक है।
आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर थायरक्सिन कर लीजिए, ठीक है। एड्रेनलिन तो लड़ो उड़ो हो जाएगा। इंसुलिन पेप्टाइड में आ जाता है। टेस्टोस्टेरोन ये आपका हो जाएगा निषेचन वाले प्रक्रिया में कई जगह इस्तेमाल होता है इसका। तो मीनिंग तो ये याद रखिएगा। 300 क्वेश्चन आज का पूरा हो गया। मतलब देखो हंसी मजाक में 15-20 मिनट दे दिया, हो गया 50 क्वेश्चन आपका। अगले में 300 से आगे बढ़ जाएंगे, 300 से 350 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और अच्छे से कवर करते चलिए। देखिए आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर जितना बताया जा रहा है उतना आप करते चलेंगे तो आपका यार खुद दिल आपका करने लगेगा कि हाँ यार अब पहले से बेहतर पढ़ाई होने लगी है। क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। तो पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करो और अच्छे से आप पढ़ते चलो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फिर बताइए हमको, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ। और वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, निवेदन है। और एडवर्टीजमेंट आता है तो देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है।